माननीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, मेरे सामने उपस्थित मेरे परम मित्र और इस पूरे आयोजन के नायक गंगा कुमार जी, मित्र अनिरुद्ध जी, मेरी धर्मपत्नी वंदना, अन्य माननीय अतिथिगण, मेरे विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक भी हैं और तमाम युवा चेहरे दिख रहे हैं जिनको आकर्षण है शोभना जी को और अखिलेंद्र जी को सुनने का। जब नालंदा किसी के ज़ेहन में आता है, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि प्रायः यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो समझे पूरी नालंदा की धरोहर को, नालंदा के मायने क्या हैं और इनके कितने विराट मायने हैं। तो निदा फाज़ली की एक गज़ल है कि जिस आदमी को देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नालंदा कुछ उसी किस्म की भूमि है। इसकी परतें अभी भी खुलती जा रही हैं। अलग-अलग यात्रा विवरण जब आते हैं, किसी विश्व के अलग-अलग क्रॉनिकल जब खोले जा रहे हैं, तो नालंदा फिर उभर के नए-नए रूप में आ रहा है। नालंदा का एक रूप 7वीं शताब्दी में जो ह्वेन-त्सांग ने यात्रा विवरण लिखा, जिसे बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड CUकी चाइनीज में मैंडरिन में लिखा, फिर इंग्लिश में अनुवाद हुआ, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके ठीक बाद ईत्सिंग आया। ईत्सिंग चूंकि एक फिजिशियन था, तो ह्वेन-त्सांग ने भौगोलिक ढंग से पूरे सिल्क रूट से आते हुए भारत की महिमा और खास तौर पे नालंदा की महिमा का गुणगान किया। उसके ठीक बाद ईत्सिंग आता है और ईत्सिंग चूंकि एक फिजिशियन था, तो उसने यहाँ की सामाजिक लाइफ के बारे में, समाज के बारे में, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जब तबीयत खराब हो जाती थी तो क्या करते थे, वगैरह वगैरह बात की, तो एक नई लेयर खुली। उसकी पुस्तक का नाम था बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंडिया एंड मलय आर्किपेलागो, जिसमें मलय का भी बहुत सारा वर्णन था। अब इससे पूरा इससे जो बातें उभर के आई, और उसके बाद यदि श्रीलंकन क्रॉनिकल आप देखते हैं, चूल वंश, श्रीलंका का पाली ग्रंथ का इतिहास, वंश का मतलब क्रॉनिकल होता है, महावंश, दीपवंश से श्रीलंका का इतिहास शुरू होता है। तो उसमें ये पता लगता है कि कैसे विश्व के अलग अलग राजा, जिसमें कि श्री विजय एम्पायर था, वहाँ के कि राजा बलपुत्र देव ने यहाँ नालंदा में हॉस्टल बनाया हुआ था कि नालंदा में उनके लोग जो जावा और सुमात्रा से आते हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ सके। तो नालंदा एक तरह से एक उसका पक्ष है कि वो रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय, दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, एक इन द मॉडर्न टर्म ऑफ डिफिनीशन। फिर उसका दिल आज 90s में, 1930, 40 और फिर 1990 में जोसेफ नाई ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक टर्म दिया। 1930-40s में डिप्लोमेसी, ग्लोबलाइजेशन जैसा टर्म आया है। इंटरडिसिप्लिनरी जैसे टर्म बहुत नए हैं। नालंदा की पूरी परिभाषा में आप देखें तो उसमें ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि चीन से ईत्सिंग जिक्र करता है अपनी यात्रा विवरण में कि कम से कम उसी के साथ 30 चीनी छात्र पढ़ रहे थे, कोरिया के छात्र पढ़ रहे थे, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के लोगों के लिए हॉस्टल बने हुए थे, श्रीलंका के अग्रबोधि नाम के राजा 1 और 7वीं का चूल वंश में, जैसा मैंने कहा कि वो उन्होंने हॉस्टल बनाए हुए थे। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी was inbuilt in the concept of Nalanda. Globalization was inherent in the spirit of Nalanda. तो इंटरडिसिप्लिनरिटी का ये आलम था कि एक व्यक्ति एक साथ, यदि पंच विद्या, जो उदाहरण मिलता है, ईत्सिंग ने जिक्र किया है कि 5 विद्याएं पढ़ाई, यानी 5 फैकल्टीज थी, 5 संकाय जिसे बोलते हैं, उन सारे का, जिसमें पहला हेतु विद्या, जिसमें फिलॉसफी एंड लॉजिक,
शब्द विद्या, फैकल्टी ऑफ लेटर्स जिसे बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज। उसके बाद शिल्प विद्या, आर्किटेक्चर, चिकित्सा विद्या और फिर अध्यात्म विद्या। ये 5 विद्याएं। और हर व्यक्ति को, हर छात्र को, ये तो बात कही जाती है कि द्वारपाल ही एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा लेता था, जो दरवाजे पे खड़ा होता था, और कहा जाता है कि वेनसांग 2-2 बार फेल हुए, फिर तीसरी बार उनको प्रवेश मिला। उस द्वारपाल ही प्रवेश परीक्षा में उन्हें फेल कर देता था, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा लेता था। तो इतना ज्ञानी जिस संस्थान का द्वारपाल होता था, जिसका स्वभाव इतना व्यापक होता था कि जिसमें साहित्य, संगीत, कला सभी के लिए गुंजाइश थी, ऐसे में हमारा सौभाग्य है कि मशहूर नृत्यांगना हमारे साथ हैं, विख्यात कलाकार हमारे साथ हैं। तो नालंदा की स्पिरिट यदि विश्व के संदर्भ में हम बात करें, तो ये 2 कलाकारों का हमारे बीच में होना, जब एक बड़ा हमारे सामने ये प्रश्न आ रहा है, और बार बार ये प्रश्न भी आता है जो कि मैं चाहूंगा कि मैडम और अखिलेश जी एड्रेस करें, कि भाई आज के युग में जब हर चीज को कोई प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो कुछ बिकाऊ हो, कुछ बेच सके, कुछ पैदा कर सके, तो ऐसे में साहित्य, संगीत, कला कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रही है? हर चीज से आप ये जवाबदेही निश्चित करेंगे कि वो पहले कुछ पैदा करके दे। क्या साहित्य, संगीत, कला, क्या ये नॉन प्रोडक्टिव है? यदि इंटरटेनमेंट करे तभी, या टिकट बिके तभी, या इससे इतर भी इसकी कोई भूमिका है? नालंदा की स्पिरिट वो थी जिसने ये दर्शाया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के ये विविध आयाम पूरे विश्व को भारत से जोड़ा उन्होंने, और भारतीय ज्ञान की, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आज हम इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात कर रहे हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरिटी की बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों को नालंदा ने। और जब मैं नालंदा बोल रहा हूं, तो मैं वास्तव में नालंदा का मतलब नालंदा के साथ साथ उस पूरी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को समाहित कर रहा हूं मैडम, क्योंकि बिहार में ही 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्राचीन काल में आइडेंटिफाइड थे। ठीक राजगीर इसी नालंदा जिले में आता है, बिहार शरीफ जो हेडक्वार्टर है। बिहार शरीफ में आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वहां ओदंतपुरी के रिमेन्स हैं, जो उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वो तंत्र का। फिर भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और यदि पूरे भारत की बात करें तो वल्लभी, जैसे नालंदा महायान का बहुत बड़ा केंद्र था, वल्लभी थेरवाद का, या हीनयान जिसे बाद में गाली के रूप में बोला गया, हम लोग बचते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ बुद्धिज्म की हीनयान न बोलें, क्योंकि हीनयान एक गाली थी। थेरवाद का केंद्र था वल्लभी जैसा। और जगद्दल बांग्लादेश में, ऐसे बहुत सारे, और अभी कुछ नए आ रहे हैं, जैसे कि तेलहाड़ा एक जगह एक्सकेवेशन हुआ है, माना जा रहा है कि वो भी एक विश्वविद्यालय था। तो इन पूरे विश्वविद्यालयों की एक परंपरा थी। और ये भी बहुत रोचक बात है कि नालंदा एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन इसको राजाश्रय गुप्त सम्राट, जो कि हिंदू सम्राट थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने स्थापित किया। तो भारतीय संस्कृति की विविधता और कैसा ज्ञान के प्रति समर्पण है, इसको आप बाइनरी में नहीं देख सकते कि ये वाले बौद्ध हैं और ये वाले हिंदू हैं और ये वाले। इसको पैट्रनेज आगे चल के वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन ने दिया, फिर पाल राजाओं ने दिया। तो ये पैट्रनेज 700-750 सालों का जो नालंदा का इतिहास है, इसको जो पश्चिमी डिफिनीशन है बाइनरी में बांटने की, बांधने, टुकड़े टुकड़े में, कंपार्टमेंट में देखने की, ऐसा कुछ नहीं रहा। इसमें बौद्ध विश्वविद्यालय होने के बाद बावजूद वैदिक धर्म की भी पढ़ाई होती रही, पूरी सनातन संस्कृति की भी का भी पालन होता रहा। तो हर किस्म की, जो आज हम बात करते हैं आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, कि सभी तरह से ज्ञान का प्रकाश फैले। और हम उसके साथ, जिसको वेनसांग ने बड़े सुंदर ढंग से बोला है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही नालंदा पूरे विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित करता था। और दूसरी जगह वही बात वो बोलता है कि जैसे बादल एक जगह एकत्र होते हैं विभिन्न दिशाओं से आके और बारिश के रूप में बरसते हैं, वैसे ही समूचे विश्व से विद्वान यहाँ आते थे और ज्ञान चर्चा करते थे, जैसे बारिश होती है, संवाद करते थे। तो ये संवाद की परंपरा भारत में प्राचीन काल से, जो पूरी श्रुति परंपरा से चल के वैदिक पीरियड से, और नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी सभी उसके वाहक थे। ऐसे में इस पूरी पूर्व पीठिका के साथ मैं निवेदन करूंगा
शोभना नारायण जी को कि अपनी बात रखें, और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसके बाद हम अखिलेंद्र जी से को सुनेंगे, और उसके बाद आप लोगों का स्वागत है कि आप जो भी जिज्ञासाएं आप दोनों से या मुझसे चाहेंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ शोभना नारायण जी को मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ। आप मैडम जहाँ से आपको सुविधा हो, यहाँ से माइक। जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ और बधाई देती हूँ। और इतने ज्ञानी लोगों के साथ मैं यहाँ हूँ। मैं तो एक छोटी सी नृत्यांगना हूँ और अपने नृत्य के ज़रिए ही बात कह पाती हूँ, सबसे बेस्ट बात कह पाती हूँ। शब्दों से तो उतना नहीं, लेकिन नृत्य के ज़रिए से ज़्यादा। मैं पता नहीं कौन से दिशा में ले जाऊं, किस दिशा को लेकर के चलूं। मैं थोड़ी सी असमंजस में हूं, क्योंकि इतना खूबसूरती से प्रोफेसर साहब ने, हमारे वाइस चांसलर जी ने नालंदा की स्पिरिट, उसकी आत्मा के बारे में, उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बताया है। तो मैं शायद मैं यहीं से लेती हूँ कि मेरा विधा है कथक, और मेरा विधा था वो जो स्टेम जो कहते हैं ना आजकल के ज़माने में, स्टेम आजकल तो नए नए शब्द आ गए हैं, तो वो साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह, तो फिर वो भी विधा है। तो दोनों को ही लेकर के, क्योंकि वो मेरा पढ़ाई रहा और ये मेरी आत्मा रही, और दोनों ही साथ साथ हमेशा रहा। अगर देखा जाए तो जीवन में, जैसे इन्होंने कहा कि हम बाइनरीज में नहीं ले सकते, एक्चुअली जीवन में कोई भी ना सफ़ेद है ना काला है। हर चीज़ में बहुत ही, हम कहीं ना कहीं हमारे सब में तांडव अंश भी है, लास्य अंश भी है। हम सब में, हम कभी एकदम नाट्य धर्मी हो जाते हैं, तो कभी बहुत लोक धर्मी भी हो जाते हैं। हमारे चीज़ों में हमारे पर्सनालिटी, हमारी जो व्यवहार है, जो सोचने का ढंग है, जो कल था वो आज नहीं है, जो अभी है शायद नेक्स्ट अगले मोमेंट में नहीं रहेगा, बदलते जाता है। और वो बदलाव, वो एक्सेप्टेंस उस बदलाव का बहुत ज़रूरी है, अपने में भी और चारों तरफ। और वही नालंदा की स्पिरिट है कि वो एक्सेप्टेंस, वो डिस्कशन जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की, वो हमेशा जारी रहे। नालंदा की स्पिरिट में अगर हम देखें, अगर मैं कथक की ही बात करूं तो एक तरफ और उसमें पांचों आपकी जो विधाएं थी आपने, वो पूरा आ जाता है। हम क्या करते हैं, एक फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, वो फिलॉसफी को हम लेकर के चलते हैं, और उसका नायक कौन है या नायिका कौन है, कोई ना कोई हमारी देवी देवता के से जुड़े हुए चीजें। लेकिन उस फिलॉसफी के जरिए जो इन्होंने क्या कि हम वैल्यूज की बात करते हैं, और साथ ही साथ जब इन्होंने कहा कि ये है और कला, तो उसमें दिखाता है कि हम लोग कितने जुड़े हुए हैं। और एक वो भी हमारी एंशिएंट एक सेइंग है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, कला नहीं है, संगीत नहीं है, वो साक्षात पशु की तरह है, जिस बिना पूंछ और बिना सिंग के। तो ये जब इसका मतलब कि हमारे जीवन में दोनों ही भावनाएं रहती है और उसका समन्वय होना चाहिए। जैसे हम इस समन्वय के इसमें एक कक्ष में है कि होना चाहिए, और उसको पहचानना भी चाहिए, और बैलेंस होना चाहिए। जब हम योग की बात करते हैं तो योग भी वही बात करता है कि आपके अंदर वो बैलेंस होना चाहिए, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। और वही बात हमारी कलाएं करती हैं कि हम ना अति इस तरफ हो सकते, ना अति उस तरफ हो सकते। अगर हुए तो बेताले हो गए, बेसुरे हो गए। अगर हम ये तो या तो बहुत ही अलग अलग रंग निकल आते हैं, लेकिन सब मिल करके हमारी अगर 5 उंगलियां हैं तो कोई बराबर नहीं है,
तो हमारे लिए संगीत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और संगीत में भी परकशनिस्ट, फ्लूटिस्ट, सिंगर और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट वाले सभी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने मेरे लिए मेरे शरीर का हर एक अंग। और उस अंग में मेरी भावनाएं सभी अगर मिलती है तभी जाकर वो हम उस लॉ में पहुंचते हैं जहां हम अपने आप को खो सकते हैं और दूसरे भी हमारे उस लॉ में समाहित हो सकते हैं। बचपन में मुझे याद है कि जब हम लोग मैं रियाज करती थी, और जैसे कि अगर हम तत्कार फेंक रहे हैं तो कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता था, कभी वो ज़्यादा हो जाए तो कभी वो बैलेंस। तो मुझे हमेशा कहा जाता था, बेटा ऐसा तत्कार करो कि उसमें लॉ, उसमें संगीत सुनाई पड़े, संगीत सुनाई पड़े। वो संगीत क्या है? वो संगीत है उसमें मिल जाने की। वो संगीत है, उस समय तो जब छोटे थे तो संगीत तो समझ में नहीं आया कि संगीत वो कहाँ से वो, लेकिन अब समझ में आता है कि वो उसमें इतने रम गए कि हम उसके अंदर संगीत, और फिर वो जो संगीत है वो अपने आप से एक टू बी एट वन विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से आप समन्वय कर रहे हैं, आप अपने आप में खुद है और साथ ही साथ वातावरण के साथ है। दोनों के साथ जब हार्मनी हो जाती है, बन जाता है, तभी वो संगीत। जब हम बुद्ध की बात कर रहे थे, मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं बुद्ध गया 80s में और देखा कि उस कुंड में बुद्ध जी वो कि यहाँ उनके पद चिन्ह हैं और वो तो मैं सोच रही थी कि हम लोग ने देखा है जो स्कल्पचर्स दिखाते कि वो ऐसे बैठे हैं, उनकी हड्डियां दिख रही हैं, हड्डी पसली सब दिख रही हैं, क्योंकि वो एकदम ध्यान मग्न थे। तो इसका मतलब एक ही जगह बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ का नहीं वो तो घूमते रहते थे, और लेकिन वो उस अब मग्न थे, अपने उस ध्यान मग्न थे। तो वो ध्यान, वो 8वां चरण है। वो जब हम ध्यान मग्न हो जाता है तो हम जो अष्ट आयाम कहते हैं योग का, तो वो 7वां है, क्योंकि 8वां तो समाधि में चले जाते हैं। तो वो 7वां चरण है, और उसमें जब हम देख रहे थे तभी मुझे समझ में आया कि वो ध्यान मग्न ऐसा होना कि आप, और वहाँ से मुझे एक किसी जो मुझे मेरे साथ वहाँ दिखा रहे थे, उन्होंने एक जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक कोई म्यूजिशियन, एक कहावत है, अब सही है कि गलत है ये आप जाने, लेकिन एक जो मुझे कहा गया कि एक म्यूजिशियन वो अपने शिष्य को सिखा रहा था, और वो तार ट्यून करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, तो इसे बेटा ऐसा तार इतना कसो मत कि टूट जाए, और ऐसा ढीला ना हो कि वो कि बेसुराही रहे। तो वो मध्यपात, तो वो, और आज भी हम देखते हैं कि जब हम लोग जब ट्यूनिंग करते हैं, जब एक्चुअल वो पिच पे आ जाती है तो वो तार टूट ही जाती है। और वो तो कहीं ना कहीं 19-20 की तो रहती है उस वक्त भी, लेकिन वो दिखाता है कि हमको किस तरह से उसमें तल्लीन होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ओपन योर आईज टू एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज। मैं इसलिए कह रही हूं एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज, और उसको रिस्पेक्ट देना। वो एक्सेप्ट करो व्यूज अलग। आप एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ, मैं रेलगाड़ी से भी आ सकती थी, पैदल भी आ सकती थी, ये, लेकिन जो भी हो एक्सेप्ट इट विथ रिस्पेक्ट, जबरदस्ती ने, एंड गिव दैट स्पेस। तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज, और वही नालंदा की स्पिरिट है। डिस्कस, एक्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और सभी, कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमको एक यूनिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन, मैकडोनल्डाइजेशन की, सभी लोग मैकडोनल्ड ही खाए। इमेजिन कितना बोरिंग होता बच्चे लोग,
अगर आपके एक बगीचे में आपको सब कहा जाता कि रोज आप सिर्फ यही रंग पहनिए, आपका मन उब नहीं जाता? हाँ या ना? बिल्कुल। और आपको रोज ही कहते हैं कि सिर्फ यही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते हैं, तब भी आपका मन उब जाएगा। आपके जब थाल परोस रहे हैं तो आप उसमें अलग अलग, लेकिन सब उसकी मात्राएं अपनी जगह है और सबकी अपनी हैसियत है, सबकी अपनी खूबसूरती है, और हम उसी ढंग से उसको रिस्पेक्ट देते हैं। वो अपने आप में हो, अपने थॉट्स में हो, या खान पान में हो, या लोगों के विचारों में हो। तो वो लोगों के विचार जो है वो एक्सेप्ट करना, वही है, दिखाता है कि दैट स्पिरिट ऑफ नालंदा इज दैट स्पिरिट। रिस्पेक्ट व्यूज, रिस्पेक्ट डाइवर्सिफाइड व्यूज। अलग अलग मत हो सकते हैं, आप उस मत को जो है आप उस पर लड़ाई करने के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और वही हम कथक के भी क्षेत्र में देखते हैं कि कथक में हर चीज है। हम जब एक चीज की, अगर मैं एक हमारे यहाँ अब तो उसकी परंपरा बहुत कम देखी जा रही है, लेकिन है भाव बताना। एक शब्द, आप लोग सब लाल पहने हैं, यहाँ बच्चे हमारे हैं स्कूल्स के, तो आपके लाल कोट्स हैं, लाल ब्लेजर्स हैं। अब शब्द लाल है, कितने तरह से अगर हम दिखा सकें, कितने तरह से वो लाल, या तो सूरज की लालिमा, होठ की लालिमा, खून की लालिमा, मैं तो इसकी परत खोल सकती हूँ। और एक और भी है, तो ये सिर्फ कहना कि खून ही लाल हो सकता है, उसकी लालिमा नहीं हो सकती, ये तो गलत है। हर चीज की लालिमा है। आंखें रौद्र से लाल हो जाते हैं, वो भी लाल है। आप जो है अगर पान का रस है, वो भी जब हम पान का रस तो लालिमा पैदा करता है, वो भी लाल है। तो कहाँ नहीं लाल है। और एक और हमारी जब, हाँ, प्यार का रंग भी लाल है, प्यार का रंग भी और आप लोग अगर एक और कहूं, अगर मैं कहूं, मेरा लाल, तो जहां हर चीज में तो एक ही शब्द है, तो ये भाव बताना। एक और बह गए, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। जो अगर कोई भी हिंदी जाने का और अटरिया चाहे, और आप तो फिल्म वर्ल्ड के हैं, और ये तो वो सोचेगा कि कोठे पर जा रहे हैं, कोई वो ऐसे करके, और वहां अब सब आप समझ गए, अब आप समझ गए वो, तो वो अटरिया पे चढ़ गए, तो अगर मैं उधर दिख गई तो मैं हो गई बदनाम। तो फिर अब बदनाम का अगर आप एक ही सीमित शब्द ले, अब उसको देख कि सभी जान गए, तो अब आप एक और, अगर मैं उसको देखूं तो ये कि अगर सिंदूर का बॉक्स है, बंद है, अब वो भी खोला, अटरिया पे चढ़ गई, वो भी तो चढ़ रही है अटरिया पे, यहां गई, मैं हो गई बदनाम। आप तो जान गए कि मैं एक शादीशुदा हूं। और उसी तरह से कट स्टोर, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। यहाँ लॉ यहाँ है, आपकी माचिस की दिया से, और ये दिया यहाँ है, वो लॉ यहाँ चढ़ के यहाँ आकर बैठ गई, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। रोशनी फैल रही है, बदनाम तो है, क्योंकि रोशनी सभी लोग जान रहे हैं कि वो जल रही है, उसको बुता दीजिए, और फिर क्या होता है, धुआं, धुआं चढ़ रही है, अटरिया पे चढ़ रही है, और आपने जैसे वो धुआं देखा, अरे अरे ये तो जल रहा था, ये हमारी दिया तो बुझ गई, वो जल रही थी, तो अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम, क्योंकि वो अब वो धुआं के माध्यम से वो अटरिया पे चढ़ रही है। और आप और हम लास्ट में जीवन में अटरिया पे चढ़ गए, मैं हो गई।
क्योंकि हम वहाँ तो ये स्पिरिट है हमारी नालंदा की कि आप अपने आप को देखिए, दूसरे को देखिए, पहचानिए, बातचीत कीजिए, बेसुरा ना हो, बेताला ना हो, साथ मिलकर चले, सातों रंग मिलता है तो सफ़ेद बनता है, अलग अलग रंग बन जाते, इंद्रधनुष बन जाता है। तो वो हम अपने आप में वो अपने आप में समाए, उसकी सोच पैदा करें और उसको अपने आप में समाहित करें। थैंक यू वेरी मच। कलाकारों की संगत और कलाकारों का सत्र कुछ अलग किस्म के रस सिक्त वातावरण का होता है, जिसमें आपको ज्ञान भी मिलता है, उसके साथ रस मिलता है, ध्वनि मिलती है, और जो संवाद की शैली है वो ज़्यादा गहराई तक से आप तक पहुंच पाती है। और जब ग्लोबल स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण शोभना जी से बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि वो ब्यूरोक्रेट भी रही हैं, नृत्यांगना भी हैं, उन्होंने कथक विलेजेस की, गांवों की खोज की है, अकादमिक जगत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम लोग पश्चिमी मेथोडोलॉजी में एप्टीट्यूड की बात करते हैं और इस तरीके से कि जैसे बात करते हैं जैसे कि खांचे में बच्चा पैदा होता है, कि जो आर्ट्स पढ़ने वाला है वो आर्ट्स के लिए ही बना है, जो साइंस पढ़ने वाला है वो साइंस के लिए बना है, कोई व्यक्ति कॉमर्स के लिए बना है, ये विचित्र किस्म की का कंपार्टमेंटलाइजेशन को खंडित करने का बहुत बड़ा उदाहरण है शोभना जी, जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की, फिर ब्यूरोक्रेसी में गई, फिर कला को, कि व्यक्ति जीवन भर इवॉल्व होता रहता है। जीवन एक डायनामिक प्रक्रिया है जिसमें कि आप लगातार कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं और अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से शोभना जी ने अपनी विविधता का क्या महत्व है, जैसा कि एक शेर है कि चमन में इख्तिलाते के रंग, रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बहुत सुंदर ढंग से आप शोभना जी ने विविध रंग होने चाहिए किसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के विश्व में, जब सारी जगह अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में इस संदेश के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शोभना जी ने कला के माध्यम से, और मैं बनारसी हूँ, जब रस में चीज़ें आती हैं तो मुझे और ज़्यादा, हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस के कहा करते थे कि बनारस जो है वो बना हुआ रस है, बना हुआ रस है। यहाँ यदि गाली भी देनी हो तो संगीतात्मक ढंग से देना, सामान्य ढंग से मत देना तो हर चीज में रस होना चाहिए। तो बनारसी होने के नाते भी मेरा सौभाग्य, और बनारस में मैंने शोभना जी को संकट मोचन संगीत समारोह में मेरी रातें गुजरती थी, तो मैंने आपको सुना भी है, देखा भी है। तो मेरा सौभाग्य, हमारे दूसरे महान कलाकार मेरे अगले वक्ता के तौर पे आ रहे हैं अखिलेंद्र जी, जो पहले हमारे विश्वविद्यालय में, मेरे कुलपति बनने के पहले मेरे विश्वविद्यालय भी आ चुके हैं, और आपको शुरू से हम लोग अपनी किशोरावस्था से चंद्रकांता सीरियल के माध्यम से और आगे तक आज तक देखते रहे हैं। और मैंने सुना है कि वो अद्भुत वक्ता भी हैं, बहुत विद्वान भी हैं, आप लेखक भी हैं। तो फिर एक नई ऐसी प्रतिभा, ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके व्यक्तित्व में बहुत सारे शेड्स हैं, ऐसे अखिलेंद्र मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे अपनी बात रखें सर, जैसे आपको सुविधा हो। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, देश की जानी मानी नृत्यंगना शोभना नारायण जी, समक्ष बैठे हुए सभी शिक्षक गण और सब विद्यार्थी, सबको प्रणाम करता हूँ। नालंदा को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय को प्रणाम करता हूँ, आचार्य शीलभद्र को प्रणाम करता हूँ।
ऐ ओणरी लृक ए अंग ऐ औच यम अंगण नाम जभय घड़दश जब घड़दश हफ छठ थच ततव कपय शशसर हल रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसे रचकर अपने हृदय में रखा, अपने मन में रखा और अपने डमरू से प्रकट किया। डिम 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 डमट 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 निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। ये 14 महेश सूत्र हैं। ये वही महेश सूत्र है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। सारे अक्षरों की रचना हुई है। सारे छंदों की रचना हुई है। सारे प्राणों की रचना हुई है। सारे बृहति की रचना हुई है और सारे तथ्यों की रचना हुई है। चौसठ योगिनी पूजा करते हैं हम लोग। 64 योगिनी। कई जगह देश में मंदिर भी है। मुझे लगता है कि सब जानते होंगे 64 योगिनी के बारे में। वही मालकिन है उन 64 अक्षरों की। संस्कृत के वो 64 अक्षर और उन 64 अक्षरों से अनंत अक्षर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। अनंत। प्रकृति तो थी ही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण कर लेकर। और सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो अक्षर वो था अ। और अ के बाद ई। आ नहीं, ई छोटी। और ई के बाद बड़ी ई नहीं, ऊ छोटा ऊ। अ ई ऊ। उसके बाद प्रकट हुआ आ बड़ी ई बड़ा ऊ। और उसके बाद ये मिलते चले गए औ के साथ। फिर बना ए ऐ ओ औ। और फिर अंग अह। अब अनुस्वार को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। अंग ये अनुस्वार है, अनुस्वार लगा दो। ये विसर्ग है, विसर्ग लगा दो। इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है वो एक जगह आकर रुके, उसी के लिए विसर्ग है। अन्यथा वो गतिशील ही रहेगा, वो घटना चलती रहेगी, फिर सृष्टि खत्म हो जाएगा। तो प्रत्येक पल में हिस्सेदार कुछ है तो वो है बिंदु, वो अनुस्वार। अनुस्वार चांत रूपम बिंदुत्व रूपम नाधा संधानम। और उसके बाद ये पहले स्वर प्रकट हुए और स्वर के बाद व्यंजन। और व्यंजन में ये मत समझिएगा कि क पहले पढ़ते हैं, क पहले हो गया, ख पहले हो गया, ग नहीं। सबसे पहले उष्ण। उष्ण उच्चारण जो है तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य श, ह।
और उसके बाद य र ल व, और फिर उसके बाद प वर्ग जो शुरू हुआ वो प से शुरू नहीं हुआ, वो म से शुरू हुआ। म भ ब फ प। जब तवर्ग शुरू हुआ तो 9 से शुरू हुआ। न ध द थ त। उसके बाद टवर्ग आया और वो ट से शुरू नहीं हुआ। ड़ ढ ड थ त। अभी तक क का कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद च वर्ग आया, य झ ज छ च। उसके बाद क वर्ग आया, अंग घ ग ख क। क सबसे अंत में प्रकट हुआ। ये उत्पन्न नहीं हुए, ये प्रकट हुए हैं। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को ककहरा पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम सब इन्हीं अक्षरों से बने हैं। हमारा अस्तित्व इन अक्षरों के बिना नहीं है, और इन अक्षरों का समूह ही छंद है। आजकल वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं ना स्ट्रिंग थ्योरी, बड़ा रिसर्च चल रहा है स्ट्रिंग थ्योरी पे। क्या है वो स्ट्रिंग थ्योरी? छंदों का जो जाल फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, जो तरंग से स्पंदन जिनका होता है, वो छंदों का जो जाल है वही स्ट्रिंग है। वो आज ढूंढ रहा है विज्ञान। हमारे ऋषि महर्षियों ने तभी दे दिया था। अच्छा, ये वेद की चर्चा कर रहा हूं मैं अपने मन से बनाया हुआ कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये मैं केवल परोस रहा हूं। ये ऋषि महर्षियों की देन है। जितने छंद हैं, गायत्री, अनुष्ठुप, उष्णिक, त्रिष्ठुप, जगती, प्राप्ति, महती, आर्षी, आर्ची, आसुरी, याजुसी, ब्राह्मी, प्रजापति, जितने छंद हैं, फिर इनके भेद हैं, और भेद होते 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 असंख्य हो जाते हैं। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने जिन छंदों की संख्या की चर्चा की है, वो छंद हैं 43 करोड़ 32 लाख 998। भरत मुनि जी ने ये संख्या उसमें नाट्य शास्त्र में लिखा है। सब कुछ छंद है। ये माइक भी छंद से बना है, टेबल भी, हम और आप, ये कुर्सी, ये फूल, ये साउंड बॉक्स, ये पर्दा, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ। और हम छंद को कुछ समझते ही नहीं। बृहति छंद सबसे पहले, भू भुव स्वः महर जन तप सत्यम, और ये सातों यही है। और उसके बाद महत तत्व, महत बुद्धि, और महत से अहम तत्व, अहम अहंकार, जो मस्तिष्क में बैठा हुआ है, वही निर्णय लेता है कि आप कौन हैं। सुनील हैं? अच्छा, आप मनोज हैं? नहीं नहीं, ये तो वाइस चांसलर साहब है। अरे ये कुर्सी है, अच्छा बैठो बैठो बैठो। ये निर्णय वही अहंकार लेता है, अहम तत्व। और अहम तत्व से मनस तत्व बना है। मन तत्व जो है अहम से बना है, जो बहुत गतिशील है, जिसकी गति बहुत कमाल है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि इस अध्यात्म को समझिए।
हम अध्यात्म से कटते चले जा रहे हैं और वो अध्यात्म बताने वाला कोई नहीं है। और मैं हमेशा कल्पना करता हूं, मंथन करता रहता हूं, विश्लेषण करता रहता हूं कि शायद नालंदा विश्वविद्यालय जब भी रहा होगा तो इसका आधार यही रहा होगा, यही महेश्वर सूत्र, यही ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की विद्या। और मुझे मालूम नहीं है मैं क्यों मंथन करता रहता हूं। इन्हीं अक्षरों से उत्पन्न हुआ है प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, नाग, क्रुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सूत्र, तत्व वायु। 11 है ये। इन्हीं से शरीर चलता है। जो भी बैठे बैठे आप सब ले रहे हैं ना, प्राण वायु है, तभी जीवित हैं। थोड़ा सा नाक दबा दीजिए, सब वहीं लुढ़क जाएंगे। इसको पंचवायु कहते हैं, पंच प्राण। ये अध्यात्म है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को इस संसार के, उनको ये अध्यात्म, अपना अध्यात्म जानना चाहिए। यही इस शरीर का साहित्य है। सांख्य दर्शन में इसको 25 तत्वों से बना गया माना गया है। 25 तत्वों से। अमूमन हम लोग बात करते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है। अच्छी बात है, बिल्कुल बना है, लेकिन 5 के अलावा भी 20 तत्व और हैं। अब कौन 20 है पूछिएगा? मन में आया ना 20 कौन है? आया? किसके किसके मन में आया? अच्छा, सबके मन में आ गया। मैंने बहुत बहुत मन एक्टिवेटेड है आप लोगों का, है? अच्छी बात है। तो 5 तो आपका तत्व हो गया। 5 तत्व पता है ना? 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 15 हो गया। और 5 तन मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 24 हो गया। और 5वां आप मतलब कौन? शरीर नहीं। शरीर समझ रहे हैं आप शरीर नहीं है। आप मन भी नहीं है। ये शरीर आपका है, ये मन आपका है। आपने इसे होल्ड किया हुआ है, मन को भी और शरीर को भी। और जब मन करे आप छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। चल हट, निकल। शरीर जब जीर्ण होने लगता है तो त्याग देते हैं ना, और कहते हैं फलना की मृत्यु हो गई, फलना गया। देखिए, ये 25वां आप यानी कि आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो परम पिता परमेश्वर, सच्चित आनंद का अंश, वो दिव्य रूप हैं आप। आसान नहीं है आप कि शरीर मिल गया है बस, हाँ माता है पिता है, हम जन्म ले लिए, हम ये पढ़ाई कर लिए, हम ये पढ़ाई कर लिए, हम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चौड़े घूम रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपको जानना है कि कौन है, हम हैं कौन। इन 25 तत्वों को जानना है। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे देखते हैं हम लोग? कैसे देखते हैं बताइए, बच्चे बताइए। आंख से, आंख से देखते हैं ना। और कैसे सुनते हैं? और कैसे सूंघते हैं? कैसे स्वाद लेते हैं? और कैसे महसूस करते हैं? हाँ, लेकिन ना आंख से देखते हैं, न कान से सुनते हैं, न जीभ से स्वाद लेते हैं, न नाक से सूंघते हैं,
और न छूने से, स्पर्श से। आंख एक उपकरण है, कान एक उपकरण है, करने वाला कोई और है। ये 5 इंद्रियों में कहते हैं कि 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं कहते हैं हम, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों का ये उपकरण है। चक्षु इंद्री से देखते हैं हम, श्रोत इंद्री से सुनते हैं हम, घ्राण इंद्री से सूंघते हैं हम, रसा इंद्री से हम स्वाद लेते हैं, स्पर्श से हम महसूस करते हैं। और यही 5 तन्मात्राएं हैं। ये पूरा अध्यात्म आपके अपने बारे में है, हमारे अपने बारे में है। इस संसार का सबसे बड़ा साहित्य हम स्वयं हैं। हम फलना लिटरेचर फेस्टिवल में जा रहे हैं, फलना लिटरेचर फेस्टिवल हमने अटेंड किया और अपने लिटरेचर को जानते ही नहीं। क्या फायदा? सबसे पहले अपने साहित्य को जानना चाहिए ना, है? तो पहले अपने साहित्य को जानना है, उसके लिए अध्यात्म से जुड़ना होगा, अध्यात्म से। और मुझे हमेशा लगता है कि अध्यात्म ही मूल था और रहेगा हमेशा नालंदा विश्वविद्यालय का। क्यों संसार से सारे के सारे विद्यार्थी यहीं आते थे ज्ञान अर्जित करने, या तक्षशिला जाते थे या विक्रमशिला जाते थे, या जैसे और भी 2-3 विश्वविद्यालयों का नाम अभी वाइस चांसलर साहब ने लिया। वो दिन आ गए हैं कि अपने अध्यात्म से जुड़ा जाए, और जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़िएगा साहित्य से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक अपने साहित्य को नहीं जानिएगा किसी भी साहित्य को नहीं जान सकते। चाहे कितना भी कहानियां पढ़ लीजिए, कविताएं पढ़ लीजिए, अपना साहित्य जानना है, इस ब्रह्मांडीय साहित्य को जानना है। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। पिंड हो पता बानू काली माई का स्थान देख ले बरलोनी है, तो वहां पिंड बना रहता है। पहले मूर्तियां नहीं थी, पिंड ही थी। वही पिंड है ये। 13.5 किलो वजन है इसका। इसका वजन 13.5 किलो है, पता है आपको? और जो थोड़ा छोटा है उसका थोड़ा कम होगा, जब बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा 13.5 किलो का। जो थोड़ा मोटा होगा तो हो सकता है 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए, हैं? तो ये पिंड है। तो जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, यानी कि ब्रह्मांड के आप छोटे रूप हैं, आप मिनिएचर हैं। यानी जीवन को आनंदित करना है, सुखमय बनाना है, सफल बनाना है, तो उस ज्योमेट्री से इस ज्योमेट्री को मिलाइए। ये ज्यामिति जो है, इसकी ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री जो है, उस ज्योमेट्री से जब मिलेगा तभी जो चाहते हैं वो डिकोड होगा वहां से, और वो फलीभूत होके मेटरलाइज होके आप तक पहुंचेगा। ये याद रखिए। अगर ज्योमेट्री नहीं मिलाया तो जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा, हमेशा शिकायत ही करते रह जाएगा। कहा जाने भगवान का करता रहे, हमने के संगे ठीक है नहीं लागत, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने तो सृष्टि बना के, ब्रह्मांड बना के खूबसूरत सा दे दिया। हवा, पानी, जंगल, पहाड़ हैं, काटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, प्रदूषित किए जा रहे हैं, लगे हुए हैं, मन भटका जा रहा है। आत्मा पे मन का इतना वर्चस्व हो गया है कि समाज एकदम दूषित हो गया है। और इसका मूल कारण यही है कि हम अपने साहित्य को नहीं जानते, अपने अध्यात्म से कट गए हैं। जिस दिन अध्यात्म से जुड़ जाइएगा समझ लीजिए आप अपने साहित्य से जुड़ गए।
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ये याद रखिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। ये याद रखिए, कर्म पे ध्यान रखना है, मन शुद्ध रखना है, विचार शुद्ध रखना है और हर कर्म अच्छा करना है। आप अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं, याद रखिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हाँ हम स्वयं करते हैं अपने लिए। और जिस दिन अध्यात्म से जुड़िएगा कमाल हो जाएगा। सर वो नालंदा कविता सुना दूं क्या? एक नालंदा कविता है हमारा, और पिछली बार मैं यहां आया था, सिंह साहब नहीं थे, लाभ जी थे कुलपति महोदय, और उनको हमने वो नालंदा कविता सुनाया था। और ये दूसरी बार मैं नालंदा कविता का पाठ मैं नालंदा में करने जा रहा हूं। नालंदा। नाल का अर्थ कमल, नाल का अर्थ कमल, कमल के समान पूर्ण पुष्पित व्यक्तित्व का प्रदाता नालंदा। ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखता नालंदा। बिना भेदभाव के किसी भी देश, धर्म, पंथ, जाति, वर्ण को ज्ञान देता नालंदा। नाम के अनुरूप है नालंदा। 5वीं सदी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय नालंदा 90 देशों के छात्रों का अध्ययन केंद्र था नालंदा। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विश्वविद्यालयों में से एक था नालंदा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास करता नालंदा, आध्यात्मिक ओज से ओत प्रोत पीढ़ियों का जन्मदाता नालंदा। आध्यात्मिक विकास कर स्वस्थ समाज का निर्माण कराता नालंदा, भावी पीढ़ी के विकास में भरपूर योगदान देता नालंदा। अपने दिव्य संकल्प से भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करवाता नालंदा। प्राचीन कुषाण वास्तुशैली के आधार पर निर्मित है विश्वविद्यालय नालंदा। अनेक मठ, अनेक मंदिर, विशाल भवन, अध्ययन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, बागीचों, झीलों से शोभायमान नालंदा। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ नालंदा। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ प्रधानाचार्य शीलभद्र का नालंदा। प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का नालंदा। अपरा विद्या का विश्वविद्यालय नालंदा। वेद, वेदांत, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, शल्य विद्या, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, वास्तु, धातु, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगोल, विज्ञान का आलय विश्वविद्यालय नालंदा। अध्ययन अध्यापन पद्धति वेदी से मौखिक व्याख्यान, पुस्तकों से व्याख्यान, विस्तृत शास्त्रार्थ, प्रतिदिन अध्ययन, शंका समाधान नालंदा। विराट पुस्तकालय, धर्मगूंज, रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर, लाखों पुस्तकें, 90 लाख पांडुलिपियां। विदेशी आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दिया विश्वविद्यालय नालंदा। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बन
आचार्य शिलभद्र ने क्रूर खिलजी के प्राण बचाए, वही तुर्क के खिलजी ने कुत्सित मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन कर नष्ट कर दिया विश्वविद्यालय नालंदा। धरा से लुप्त हो गई नालंदा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई नालंदा। खिलजी मिटा न सका विश्वविद्यालय नालंदा, पुनः स्थापित हो गई विश्वविद्यालय नालंदा। ज्ञान के विशिष्ट गुरुकुल नालंदा, नैतिक शिक्षा, उच्च मूल्यों का जन्मदाता नालंदा, जीवन जीने की कला सिखाता नालंदा, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता हमारा विश्वविद्यालय नालंदा। धन्यवाद। अखिलेंद्र जी, एक दार्शनिक एवं कलाकार को सुनने का सुख कभी समाप्त नहीं होता। हमारी कामना थी कि हम और आपको सुने। भाषा दर्शन, सांख्य दर्शन के माध्यम से और अंत तक नालंदा कविता तक ये यात्रा पूर्ण होती है, जिसके बाद मुझे शोभना जी को भी इंटरडिसिप्लिनरिटी पे कुछ सुनना था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सत्र में अब समय की सीमा है। 12:20 तक हमें सत्र समाप्त करना है। 1-2 प्रश्न हम लेने की स्थिति में हैं। 12 तक समाप्त करना 12 था तक? अच्छा, मुझे 12:20 जो चार्ट में 12:20 लिखा हुआ था, नहीं 12:20 लिखा हुआ था, मुझे जो दिया गया था 12:20। 12:20 तो हम 1-2 प्रश्न लेने की स्थिति में हैं। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो स्वागत है। मेरा क्वेश्चन अखिलेंद्र जी को है कि मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो चर्चा की अभी यून रीलिक इनके बारे में, शब्दों के बारे में, वर्णों के बारे में, ये संस्कृतेतर किसी ग्रंथ में क्या इसका प्रमाण मिलता है? क्योंकि संस्कृत शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, व्याकरण परंपरा के अनुसार ऐसा क्रम नहीं मिलता है। अ ई उन उसके बाद आकार नहीं आता है। संस्कृत के अनुसार बता रहा हूँ। आकार और आकार का भेद सिर्फ मात्रा का होता है, और पहले साकार की सृष्टि हुई है, ऐसी उल्लेख संस्कृत में नहीं है। हो सकता है कहीं और हो। संस्कृत के अनुसार, व्याकरण परंपरा के अनुसार पहले हकार, यकार, हयवरठ ये सूत्र आता है। ऐसे आप जब मंगलाचरण कर रहे थे सर, उसमें अ ई उन रिलिक ए ओम ऐ उच जो पूरा चतुर्दश माहेश्वर सूत्र जो है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वो सर संस्कृत को छोड़ के कहीं और मिल सकता है? ये एक गवेषणा का विषय हो सकता है सर, प्लीज सजेस्ट। महेश्वर सूत्र आपको नहीं मिला है? सर माहेश्वर सूत्र में क्रम जो है हाँ। अ ई उन रिलिक ए हाँ। ओम ऐ औच हयवरठ, हाँ। इस क्रम के अनुसार पहले व्यंजन वर्ण जो आता है वो हकार है। तो आपने अभी जो क्रम बताया उसमें आप बताए कि सर पहले शकार आता है, उसके बाद सकार आता है। तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ये क्रम हमें नहीं मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर ये कहाँ मिलेगा, या फिर कुछ इतरे बड़े बड़े विद्वानों को सुनिए आप। आपका प्रश्न समझ गया मैं। बड़े बड़े विद्वान ने इसको गाया भी है, बड़े बड़े विद्वान ने इसको गाया है बिल्कुल छंदबद्ध करके, और उनको सुनिए, और उनका बिल्कुल ऐसे ही साकार रूप में ही है। तो एक बार आप सुनिएगा तो कमाल हो जाएगा। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी जी, आपकी। So basically sir, request to my dear friend अखिलेंद्र भाई, बड़े भाई हैं। मेरा एक अखिलेंद्र भाई ये मानना है कि आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, एक तो हम सबके लिए बहुत प्राइड की बात है। आप अभी जो नालंदा कविता कर रहे थे, इतनी अच्छी कविता है, वो A to Z जो कवर करने वाली बात है वो आपने किया। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, जो कि टेम्प्रेरी हिस्ट्री के ऊपर भी बनती है, और
तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस जगह पे पहुंचे हैं तो अपनी कनेक्शन को यूज करके अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर एक मूवी बने मेन स्ट्रीम में, आई थिंक नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नालंदा तो विश्वविद्यालय मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे लिए बचपन से ये एक सपना था कि मैं नालंदा कब जाऊँगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ लेकिन नालंदा में कभी नहीं आया था। और पढ़ाई समाप्त करने के बाद हम फिर थिएटर में लग गए, रंगमंच करते रहे, दिल्ली बॉम्बे करते रहे और उधर चले गए। लेकिन नालंदा जब आने का अभी 3 साल पहले मुझे मौका मिला तो मैं आया। तब भी मैंने नालंदा कविता की पाठ की थी। तब ये पुस्तक मेरी आई थी, अखिलामृतम, तब आई ही थी। और मेरा ये था कि मेरी पहली पुस्तक है, बिहार में इसका विमोचन हो। तो आदरणीय उषा किरण खान जी के हाथों साहित्य सम्मेलन पटना में इसका विमोचन हुआ था। और अभी जब गंगा कुमार जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है तो मैंने कहा अच्छा बिल्कुल, मेरा थोड़ा गड़बड़ है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं टाइम लेके ही आऊँगा, नालंदा आऊँगा तो। और बिल्कुल मैं यहाँ आया तो नालंदा को लेके मेरे हृदय में कुछ न कुछ है, और वो क्या क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। तो ये भविष्य की गोद में क्या पल रहा है कोई नहीं जानता। तो फिल्म बन जाए, शायद कुछ कमाल हो जाए कुछ, क्योंकि नालंदा का इतिहास अपने आप में कमाल है, अपने आप में कमाल इतिहास है। और नई पीढ़ी के सामने इस इतिहास का आना आवश्यक है कि आए। जी जी, बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र जी। दोनों मेरे मानिंद विद्वद्गण, वक्तागण बहुत सारी विधाओं से अपना संबंध रखते हैं, और ऐसे में क्रॉस डिसिप्लिनरिटी की बात या इंटर डिसिप्लिनरिटी की बात होती है कि कैसे अलग अलग विधाओं की से कैसे जुड़ें। और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चीज़ें योजनाबद्ध ढंग से आई है वो भारतीय मेधा में हमेशा निरंतर वास करती रही है। और ऐसे में मैं चाहूँगा कि आदरणीय या शोभना जी से कि आप उसके बारे में कुछ अपने विचार रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते हैं कला में कुछ नहीं है, क्या पढ़ मिलेगा, और साइंस पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर्स वगैरह बनेंगे, राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? रॉन्ग, वेरी गुड। तो बताइए क्यों, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि कहना था। नहीं, देखिए, अगर मैं सिर्फ कहती हूँ कि जो भी एस्पेक्ट है जीवन में उसमें मैथमेटिक्स है। जब हम आप लोग 108 की बात करते हैं, कितने कृष्ण के 108 नाम, शिव के उन्होंने जटाटवी गलत जल का पाठ किया, तो 108 नाम है। 108 क्यों है, कभी आपने सोचा है? वो मैथमेटिक्स में आ जाता है, वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आ जाता है, और उसका कनेक्शन है विद द डायमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ और द मून एंड द अर्थ। वहाँ फिर अगर हम नृत्य और संगीत का भी सवाल करें, तो अगर हम एक तोड़ा टुकड़ा कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स है। धागे तिट धागे तिट, ये अगर कहे धा तिट धा धा तिट धा धा तिट किरधा तिट धिता कदा धी, सब मैथमेटिक्स है, हर चीज मैथमेटिक्स है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ एक और चीज कि आप लोग कभी गए होंगे पटना म्यूजियम, लेकिन शायद आपने देखा नहीं है। जो ये चक्षु की बात कर रहे थे, आप देखते हुए भी आपने नहीं देखा, क्योंकि पटना म्यूजियम के अगर आप चक्षु से उसको अच्छी तरह से देखें तो आपको इतिहास मिलता है, आपको इतिहास मिलता है। और जो आज हम सोच रहे हैं उससे बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, वो एकदम अलग इतिहास है। और वो हम भूल जा रहे हैं, क्योंकि आज के शोर शराबा में जो एक पॉपुलर नरेटिव है उसमें हम डूब गए हैं, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए। दूसरी, सेकंड, तीसरी है, हम सूर्य, यहाँ बिहार ही एक है कि सूर्य की पूजा होती है, छठ की पूजा होती है। यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं है, छोटे छोटे मंदिर हैं। भव्य मंदिर आपको अलग मिलेंगे,
पुरी में मिलेंगे, कोणार्क में मिलेंगे और मोडेरा में मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन कहीं लिविंग ट्रेडिशन नहीं है। वो छठ जो हमारी पूजा है, उससे क्या एक निकलता है कि हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। आज कहाँ है वो स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड? आज वो ह्यूमिलिटी कहाँ है? द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड जो नालंदा स्पिरिट में है, जो इस बिहार की धरती ने हमें हमेशा कहा है आप देखिए, क्योंकि वो हम डूबते सूरज, हम लोग डूबते हुए लोगों के तरफ, सूरज की तरफ कभी नहीं जाते हैं, उगते हुए सूरज की तरफ सब मधुमक्खी की तरफ भागते हैं। लेकिन वो कहते कि डूबते हुए सूरज को भी उतना ही उसकी अहम है जितना उगते हुए सूरज। वो एस्पेक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, वो है नालंदा की स्पिरिट, बिहार की धरती का स्पिरिट। वो उस पर हमें फिर से एक बार ध्यान देना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ खत्म करूंगी, जब कबीर क्या है, जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साखरी दामे दो नफर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत धन्यवाद शोभना जी। जैसा कि आपने देखा, नालंदा की एक परिभाषा अपनी कविता में श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी ने की। कमल से एक दूसरी परिभाषा भी कही जाती है, जिसको बोलते हैं न अलम दा। से जब नालंदा की परिभाषा करते हैं तो बोलते हैं कि जहां दान कभी रुकता नहीं था, और वो दान पूंजी का दान नहीं होता था, ज्ञान का दान होता था। इस सत्र में ज्ञान ज्ञान की धारा बही, और जिन्होंने बहाई ऐसे माननीय शोभना नारायण जी और श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।